नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपने ये खबर तो पढ़ ही ली होगी कि बीजेपी नेतृत्व ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस पर दांव खेला है। लेकिन इस बार माहौल अलग है, सिनेरियो अलग है। न 2014-19 वाला मोदी लहर दिखाई दे रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो ऐसा लग रहा है कि चुनौतियां बीजेपी के लिए और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब देखिए कि इस दावेदारी के बाद जो देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई है कि अब वो सीटों के बंटवारे से लेकर क्षेत्रीय जो स्ट्रेटेजीज होंगी वो सब महाराष्ट्र में वो देखेंगे। इसके साथ ही उन अटकलों पर भी कुछ समय के लिए अब विराम लग गया है कि उन्हें अगला पार्टी प्रमुख बनाने के लिए दिल्ली भेजा जा रहा था, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में अगर उनको कार्यभार जो है दिया गया है तो वो दिल्ली तो नहीं जाने वाला। हालांकि फडणवीस को चुनाव से पहले अपनी पार्टी महायुति गठबंधन और विपक्ष से मिलने वाली कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस मौजूदा बीजेपी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की और एनसीपी अजित पवार की, उनके साथ साथ जो है वो सरकार बना के बैठे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है मराठा फैक्टर। अब देखिए कि 2014 और 19 के बाद 2024 तक किस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मनोज जरांगे पाटिल ही क्यों ना, और खासकर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। अब ये जो एक तरीके से जो मराठा आरक्षण का जो कह सकते हैं तपिश जो है, उसकी गर्मी बीजेपी जो है वो महसूस कर रही है और खास तौर से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जो है वो जरांगे जो है उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी उम्मीदवारों को हराने तक का निर्देश दे दिया है और कई बार वो खुलकर जो है बोलते हुए नजर आते हैं। अब मराठा आंदोलन के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हुआ, ये लोकसभा चुनाव में हमने देखा। अब जिससे राज्य में उसकी कुल सीटें कम हो गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मराठा चुनौती से निपटने के लिए देवेंद्र फडणवीस क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अब इस बार देखना होगा, क्योंकि अग्नि परीक्षा है, कठिन परीक्षा है देवेंद्र फडणवीस के लिए इस बार महाराष्ट्र के चुनाव। क्योंकि एक तरफ तो महाराष्ट्र के मुद्दे मुंह खोल के खड़े हैं और जो है तैयारी में है कि किस तरीके से मायावती सरकार के रास्ते में रोड़े अटकाए जाए। दूसरी तरफ एमवीए गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में बड़ी ही मजबूती से उभरा है, वो भी महायुति सरकार को आसानी से जाने नहीं देना चाह रहा। अब देखिए कि जो ऐसी पार्टी में जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है एमवीए में। और वहीं बात करें बीजेपी, महायुति और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, तो अब देवेंद्र फडणवीस को कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए दल बदल को भी रोकना होगा और साथ ही साथ जो है वो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाना होगा। अगर बीजेपी में अभी तक देखा जाए देवेंद्र फडणवीस जो है एक तरीके से बड़े भाई के रोल में रहे हैं, चाहे 2014 की बात कर लें, चाहे 2019 की बात कर लें, 2024 की भी बात कर लें, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो उसमें देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस बहुत अहम भूमिका में नजर आए थे। अब अगर बीजेपी सीएम पद को दोबारा हासिल करना चाहती है तो उसे गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जो है वो चाहिए होंगी और ज्यादा सीटों के लिए उन्हें ज्यादा सीटों पर लड़ना पड़ेगा। और इसे हासिल करने के लिए पार्टी के जो गठबंधन है, यानी दूसरे दल है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी, उनसे ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा। अब देखिए कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे दूसरे गठबंधन साथियों की जो इनके भी महत्वाकांक्षाएं हैं। अजित पवार तो कई बार ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें सीएम पद जो है अब तक मिलना चाहिए था। कई बार उन्होंने मजाक मजाक में ये बात बोली भी है। अब अजित पवार को ये स्वीकार करने में भी हिचकिचाहट नहीं हुई होगी, ना होती है कि उनकी नजर सीएम पद पर है। अब शिंदे भी चाहते हैं कि सीएम पद पर वापसी करे वो। अब वहीं फडणवीस को अब इन सब बातों को देखते हुए अब इस जो टकराव है, इस टकराव से निपटने का रास्ता भी खोजना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि एकनाथ शिंदे ही नहीं अकेले ऐसे हैं जो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। उनके पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और यही हाल अजीत पवार की एनसीपी में भी है। तो अगर अजीत पवार या एकनाथ शिंदे कहीं सीटों को लेके ऊपर नीचे समझौता करते हैं तो उनके पार्टी के अंदर भी कई सारे ऐसे सीनियर नेता हैं जो टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। अब इसको देखते हुए क्या ये दोनों ऐसा करेंगे और बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इन दोनों को कैसे मनाएगी, ये एक बहुत बड़ा जो है
फैक्टर सामने निकल के आ रहा है और मुसीबत समझ में आ रही है। अब महायुति के प्रभाव को बनाए रखना है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उस समय सहज नहीं थी जब ये अलग हुए थे 2022 में। उस समय उतनी मजबूत नहीं थी। अब तो लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ करके एकनाथ शिंदे जो है काफी आगे आ चुके हैं। अब जब अजीत पवार अपने वफादार विधायकों के साथ एनसीपी से बगावत कर महायुति सरकार में जब शामिल हो गए, तो उस समय जब शिंदे और पवार एनडीए का सरकार का हिस्सा थे, उस समय 2019 की बात हो रही है, 22 से पहले, तब भी उनके बीच कड़वे रिश्ते थे। अब एकनाथ शिंदे के वफादारों ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री के रूप में अजीत पवार ने गलत तरीके से जो है वो धन का आवंटन किया, और कई जगह तो उनके कार्यकर्ताओं से, एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं को हेल्प भी नहीं मिली जब कैंपेन करना था। और ऐसा ही कुछ अजीत पवार के कार्यकर्ताओं की तरफ से एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाए गए। अब नई सरकार में भी दोनों पार्टियों के बीच कड़वाहट दूर नहीं हुई है। अब गठबंधन में है तो कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा। अब दोनों पार्टियों के सदस्यों के बीच अक्सर मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। अगर आप लगातार पॉलिटिकल खबरें पढ़ रहे होंगे महाराष्ट्र की, तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से ही अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना, उनके बीच में खटपट की खबरें आने लगी थी। 20 मई के बाद की मैं बात कर रहा हूं। अब ये तो सबसे बड़ी चुनौती है ही है। अब इसके अलावा जो और एक बड़ी चुनौती है देवेंद्र फडणवीस के लिए, वो ये है कि महाराष्ट्र के किसानों को लेकर के जो उनकी समस्याएं, उनका समाधान ढूंढना, क्योंकि इसके बिना भी महायुति जो है वो विधानसभा में बढ़िया परफॉर्म कर ही नहीं सकती। लोकसभा चुनाव में महायुति की हार का एक अहम कारण था किसानों का गुस्सा, खासकर उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्र में। प्याज के निर्यात पर रोक से किसान नाराज हो गए, जिससे उनकी कमाई पर असर पड़ा, और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। सूखे की जो चोट है उसने नमक का काम किया था किसानों के गुस्से पर। अब बीजेपी जो है किसान हितैषी रुख अपनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के जरिए महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश है। इस योजना के तहत जो है हर महीने महिलाओं को एक तय रकम जो दी जाएगी, उसकी बात हो रही है। अब विधानसभा चुनाव के नतीजे देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक पथ में एक अहम मोड़ होंगे, ये भी सबको पता है। वो राज्य की राजनीति में रहेंगे या केंद्र जाएंगे, ये भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अब लोकसभा चुनाव के बाद देखिए, जब देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा सौंपा था, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को जो जिम्मेदारी थी अब वो किसी और को दे दी जाएगी, और अब महाराष्ट्र के कार्यभार से उनको मुक्त करके केंद्र में लेके जाया जाएगा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन रहा। लेकिन उनका इस्तीफा नामंजूर हुआ, और अब जाकर के दोबारा उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई है कि नहीं, विधानसभा चुनाव में भी आप ही जो है देखेंगे, सब कुछ संभालेंगे। अब देखिए कि क्या बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं था? ये जानबूझ करके कि देवेंद्र फडणवीस जो है इस समय जो स्थिति है उसको संभाल सकते हैं, ऐसा बीजेपी को लगता है। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस को वापस कार्यभार दिया जाना और उन्हें वापस जो है इन सब चीजों को फिर से डील करने के लिए रखा जाना, क्या ये पॉजिटिव साइन है? क्या वो वोटर्स जो पहले ही जो है गुस्से में है, या वो वोटर्स जो नाराज चल रहे हैं, क्या वो देवेंद्र फडणवीस के इस पद पे बने रहने से क्या वो वापस वोट डालने जाएंगे बीजेपी को? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल कई हैं और जवाब भी उनके होंगे, आशा करते हैं। जवाब तो होते ही है हर सवाल के, उनका सही जवाब जो है वो कब मिलेगा, इसका इंतजार हम भी करेंगे। और जो चुनौतियां हैं, इसका देवेंद्र फडणवीस कैसे मुकाबला करेंगे, और बीजेपी को क्या उबार पाएंगे, या महाराष्ट्र में जिस तरीके से कश्ती डूबी है लोकसभा चुनाव में, क्या वैसा फिर से देखने को मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।